अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एपकॉइन टोकन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि एपकॉइन प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से ये करंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहा है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस प्रोजेक्ट की, उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। और उसके अलावा इनका जो सा टोकन है एपकॉइन टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 22 से 23 डॉलर्स के करीब, क्या इसकी प्राइस उस लेवल तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड के ऊपर बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ये देखने की कोशिश करेंगे ये जो करंट बिटकॉइन ने इतना जबरदस्त रन दिखाया है, क्या ये बुल मार्केट स्टार्ट होने का इंडिकेटर है या ये एक बुल ट्रैप है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एप कॉइन के ऊपर। तो एप कॉइन एक वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिटी बेस्ड डाओ, मतलब कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक इनके जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। और इनके जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको वोटिंग की सहूलत हासिल है, तो वो लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर वोटिंग को यूज करते हुए इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी चेंजेस करना चाहें, इनके इकोसिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे जाके गाइड करूंगा। और इसके अलावा अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि फ्यूचर के अंदर इनका प्लान है कि इन्होंने अपने आप को मेटावर्स के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो जब ये प्रोजेक्ट मेटावर्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो इनका जो सा टोकन होगा एपकॉइन टोकन, वो लीडिंग क्रिप्टो करेंसी के तौर पे काम करेगा उस मेटावर्स प्रोजेक्ट के अंदर। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी गाइड करना जरूरी है कि ये जो सा प्रोजेक्ट है ये इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इनका जो सा एपकॉइन टोकन है वो एक ERC20 बेस्ड टोकन है। तो ओवरऑल ये है एपकॉइन का प्रोजेक्ट। और अब अगर आगे चलते चलें, इसके रिलेशनशिप जो इनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बोर्ड ए बियाज क्लब की एनएफटीज के साथ, और इसके अलावा युगा लैब्स की जितनी भी एनएफटीज की कलेक्शन है कि जिसके अंदर आ जाती है म्यूटेंट ए बियाज क्लब या बोर्ड ए कैनल क्लब, इन तीनों एनएफटीज की कलेक्शन के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सा प्रोजेक्ट है या ये जो सा टोकन है इसको लॉन्च किया था युगा लैब्स ने, मतलब कि वो कंपनी के जिसने ये तीनों की तीनों एनएफटीज की कलेक्शन बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कि युगा लैब्स ने इस टोकन को लॉन्च नहीं किया है, बल्कि इस टोकन को जो लॉन्च किया है वो एप फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। और अब एप पॉइंट फाउंडेशन और ये जो सी कंपनी है युगा लैब्स, इनके दरमियान में क्या डायरेक्ट रिलेशन है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। युगा लैब्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना भी युगा वर्स है वो एप कॉइन के ऊपर रन करेगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि युगा लैब्स एक कंट्रीब्यूटर है एप कॉइन का, मतलब कि युगा लैब्स एक कम्युनिटी मेंबर है या डाओ का मेंबर्स है, बल्कि डायरेक्ट युगा लैब्स ओन नहीं करता है इस प्रोजेक्ट को। लेकिन जितने भी युगा लैब्स के मेन प्रोजेक्ट्स होंगे फ्यूचर के अंदर, जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, एपकॉइन टोकन एज ए प्राइमरी टोकन जो है वो काम करेगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो टोटल कितनी एनएफटीज की कलेक्शन है युगा लैब्स की, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो सबसे पहले तो उनकी एक प्ले टू अर्न गेम है अदर साइड, इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। इसके अलावा इनकी एनएफटीज कलेक्शन के अंदर आ जाते हैं मी बेट्स, और उसके अलावा क्रिप्टो पंक्स, आप लोगों को इसका भी पता है कि ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनएफटी की कलेक्शन है। फिर आगे इनकी है बोर्ड एप कैनन क्लब की एनएफटी की कलेक्शन, फिर म्यूटेंट एप याज क्लब की एनएफटी की कलेक्शन, और फिर इसके अलावा बोर्ड एप याज क्लब एनएफटी की कलेक्शन। तो जब ये लॉन्च हुआ था एपकॉइन टोकन, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसकी काफी ज्यादा हाइप थी, और वो हाइप इसीलिए थी क्योंकि इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है इन तीनों एनएफटी की कलेक्शन के साथ। तो क्या डायरेक्ट रिलेशन था कि जिसकी वजह से इसकी काफी ज्यादा हाइप थी, वो ये हाइप थी कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उन्होंने ये इन तीनों एनएफटी के जितने भी होल्डर्स थे, मतलब कि बोर्ड एप याज क्लब के होल्डर्स, फिर इसके अलावा म्यूटेंट एप याज क्लब के होल्डर्स, और इसके अलावा बोर्ड एप कैनन क्लब के होल्डर्स, इन तीनों के दरमियान में अपने जो सेट टोकन उसका फ्री एयर ड्रॉप भी किया था। और कितने टोकन इन्होंने एयर ड्रॉप किए थे, अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ कि जब ये टोकन लॉन्च हुआ था तो बोर्ड ए बियाज क्लब के जितने भी होल्डर्स थे, ईच एनएफटी होल्डिंग के ऊपर उनको तकरीबन 10,094 टोकन्स फ्री दिए गए थे। और म्यूटेंट ए बियाज क्लब के जितने होल्डर्स थे उनको तकरीबन 2042 टोकन जो हैं वो फ्री दिए गए थे। और अगर बोर्ड ए बियाज क्लब उसके साथ साथ कैनन क्लब की जो एनएफटी की कलेक्शन है, अगर आप लोग इन दोनों में से एक एक एनएफटी की कलेक्शन को होल्ड कर रहे हैं, तो टोटल तकरीबन 10,950 टोकन, अगर आप लोग म्यूटेंट ए बियाज क्लब और कैनन क्लब की एनएफटी को होल्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 2,898 टोकन फ्री एयर ड्रॉप किए गए थे। तो क्योंकि इस एनएफटी की कलेक्शन को, इन तीनों एनएफटीज की कलेक्शन को फ्री एयर ड्रॉप किया गया था, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हाइप थी। और फ्री एयर ड्रॉप इनका करना बनता भी था क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट अपनी पार्टनरशिप की थी युगा लैब्स के साथ, और जब इनकी पार्टनरशिप हो गई थी तो फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने इन तीनों एनएफटीज की कलेक्शन के होल्डर्स को फ्री एयर ड्रॉप किया था। और अगेन अगर आप लोगों के माइंड के अंदर भी ये कंफ्यूजन थी कि ये जो सा टोकन है इसको युगा लैब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है और युगा लैब्स ने लॉन्च किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल ये है एपकॉइन का प्रोजेक्ट। अब अगर
आगे चलते चले तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो अगेन ये जो सा प्रोजेक्ट है ये एक डाओ है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उनका सारा का सारा जो फोकस है वो इनके गवर्नेंस के अंदर जो जितने भी लोग शामिल हैं, मतलब कि जितने भी इनके कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके ऊपर इनका मेन फोकस, और अगेन वो ही इस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा दी बोर्ड है इनका, मतलब कि एक जितने भी इनके कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनमें से ये लोग क्या करते हैं कि हर 6 महीने के लिए तकरीबन 5 मेंबर्स को अपने बोर्ड मेंबर बनाते हैं। और वो जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो अपने जितने भी आगे नीचे कम्युनिटी होल्डर्स होते हैं, उनकी जितनी भी कंफ्यूजन्स वगैरह होती हैं या जितनी भी इनकी क्यूरीज वगैरह होती हैं उनको दूर करते हैं। तो आप लोग भी बोर्ड मेंबर इनके बन सकते हैं। जब आप लोग इनकी कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे तो बस आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कम्युनिटी मेंबर रहना है। जैसे ही इनका ये 6 महीने का टाइम खत्म हो जाएगा और जैसे ही इनसे बोर्ड मेंबर्स है ये चेंज हो जाएंगे और नए बोर्ड मेंबर्स ऐड होने होंगे, तो आप लोग भी बोर्ड मेंबर बनने के लिए अप्लाई करेंगे। और फिर उसके बाद वोटिंग वगैरह हो गया, अगर आप लोग उन वोट्स के अंदर जीत जाते हैं तो फिर आप लोग भी इनके बोर्ड मेंबर बन सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा साइन है कि कम्युनिटी के ऊपर से ही ये लोग अपने जो से बोर्ड मेंबर्स हैं उनको चूज करते हैं। तो ये भी काफी अच्छा साइन था। फिर आगे इन्होंने अपने एक पॉइंट टोकन के बारे में बताया हुआ है कि ये एक ERC-20, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम के ऊपर प्रॉपर्ली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो वो एक ये ERC-20 बेस्ड टोकन होगा। इसके अलावा क्या है, किस तरह से ये काम करता है, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो मेन यूज केस यही है कि ये अगर आप लोग इनकी गवर्नेंस के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इनका जो सा टोकन है एप टोकन, उसको एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर स्टेकिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा। तो कितनी अमाउंट स्टेकिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप लोग एप कॉइन टोकन को सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो तकरीबन 100 एप कॉइन टोकन को अगर आप लोग स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे तो फिर आप लोग इनके कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर आप लोग बोर्ड एपीआर क्लब को होल्ड कर रहे हैं या म्यूटेंट एपीआर क्लब को होल्ड कर रहे हैं तो आप लोग इन एनएफटीज की कलेक्शन को भी स्टेकिंग के ऊपर लगा के, इनकी जो ये वेबसाइट है apestake.io, या आके अगर आप लोग लॉन्च ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे फिर आगे जाके आप लोगों ने अपने वॉलेट्स को कनेक्ट करना है। फिर आप लोग अगर इनको स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो तब भी आप लोग की कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर इसके अलावा पेयर बोर्ड एप कैनन क्लब की जो इनकी एनएफटी कलेक्शन है, मतलब कि ये डॉग्स की एनएफटी की कलेक्शन, ये पेयर के अंदर यूज होती है। मतलब कि या तो इसका पेयर आप लोग म्यूटेंट एपीआर क्लब एनएफटी के साथ बनाएंगे या आप लोग इसका पेयर बोर्ड एपीआर क्लब एनएफटी के साथ बनाएंगे और उसको भी फिर आप लोग स्टेकिंग के ऊपर लगा के इनके जो सा कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इनकी जो सी गवर्नेंस है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास ये एनएफटी की कलेक्शन नहीं है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 100 एप टोकन्स को बाय करके उसको स्टेकिंग के ऊपर लगा के भी इनकी जो सी कम्युनिटी है उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा ईजी है इनकी कम्युनिटी के अंदर ऐड होना। और फिर जब आप लोग इनकी कम्युनिटी के अंदर ऐड हो जाएंगे तो फिर आप लोग भी जो प्रपोजल्स है, मतलब कि वो वाले प्रपोजल्स के जिसके जरिए से कोई भी चेंजिंग्स की जाती है इनके इकोसिस्टम के अंदर, वो प्रपोजल्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल का जो टेम्पलेट है वो सारा का सारा बताया हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स होने चाहिए हैं। वो तो ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स जो भी प्रपोजल आप लोग देंगे उसके अंदर सबके सब ये मेन पॉइंट्स होने चाहिए। और फिर इसके अलावा किस तरह से ओवरऑल जो फेजेस आते हैं प्रपोजल के कि किस तरह से पहले वो ऐड होता है। तो सबसे पहले मॉडरेटर्स जो है वो उसको कंफर्म करते हैं। मॉडरेटर जब कंफर्म कर देते हैं फिर इसके अलावा 7 दिन तक उस स्पेसिफिक प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन वगैरह होती रहती है, डिस्क्लोजर टॉपिक्स वगैरह होते रहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा डिस्कशन वगैरह, काफी ज्यादा ऐसे प्रपोजल जो कि कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से दिए गए हैं उनके ऊपर बात वगैरह चलती रहती है। तो काफी ज्यादा डिस्कशन वगैरह होती है। डिस्कशन वगैरह जब हो जाती है तो फिर उस प्रपोजल को एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो दे दिया जाता है, लेट्स से AIP नंबर, और फिर इसके बाद क्या वो उसका मेन मोटिव है और फिर किसकी तरफ से वो दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स से AIP नंबर 226 है कि जो कि दिया गया है यहाँ पे एक एपकॉइन IRL की तरफ से, और जिसका मेन मोटिव है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज इवेंट नेटवर्क जिनसे हैं वो करवाए जाए। तो एक नंबर, एक और जिसने दिया उसका नाम और एक स्पेसिफिक नाम जो है वो उस प्रपोजल को दे दिया जाता है। फिर इसके बाद स्टेप 3 आता है कि जिसके अंदर जितनी भी मैनेजमेंट होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कि एपकॉइन की टीम वगैरह इसके अंदर आ जाती है। वो टीम इस प्रपोजल का रिव्यू करती है। वो या तो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है या इस प्रपोजल को आगे वोटिंग के लिए भी दे सकती है। अगर वो रिजेक्ट कर देती है तो ये दोबारा से रीइम्प्लीमेंटेशन की तरफ चला जाता है, मतलब कि इसकी दोबारा से रीसबमिशन होती है, फिर दोबारा से डिस्कशन, और फिर उसके बाद वो आगे आता है। तो उसके बाद फिर स्टेप 4 के अंदर दोबारा से उसकी प्रॉपर रिव्यू है कि जिसके अंदर मॉडरेटर्स और फिर इसके अलावा कम्युनिटी मेंबर्स वो सब मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा करते हैं। और फिर वो जो सा प्रपोजल है वो स्टेप 5 के ऊपर चला जाता है कि जहाँ पे ये पेंडिंग AIP के ऊपर आ जाता है। और फिर पेंडिंग AIP के ऊपर पोस्ट मॉडरेशन टैगिंग वगैरह होती है, मतलब कि इसके अंदर दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज होते हैं, मतलब कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेंबर्स शामिल हैं
एपकॉइन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग शामिल हैं, वो इसके ऊपर दोबारा से रिव्यूज वगैरह करते हैं। तो फिर उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि वो या तो इसको स्ट्रेट वोटिंग के लिए भेज देते हैं। अगर वो उसको स्ट्रेट वोटिंग के लिए भेजेंगे तो वो फेज 7 के अंदर चले जाते हैं, और अगर वो स्ट्रेट वोटिंग के लिए नहीं भेजते हैं तो वो दोबारा से रिव्यू के लिए भेजते हैं कि दोबारा से इसके ऊपर रिव्यू वगैरह किया जाए, और फिर दोबारा से कुछ चेंजेस वगैरह करनी है तो वो की जाए। तो फिर स्टेप 6 के अंदर जितने भी पेंडिंग एआईपीस होती है उनके ऊपर रिव्यूज वगैरह होते हैं। रिव्यू वगैरह कंप्लीट करने के बाद फेज 7 आ जाता है कि जिसके ऊपर वोटिंग वगैरह होती है, और कुछ वोटिंग वगैरह यहाँ पर भी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। तो जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो अपने वोट देते हैं। वो मतलब कि 3 वोट्स होते हैं इन फेवर के ऊपर, उसके अगेंस्ट या अब्सटेन, मतलब कि वो वोट देना ही नहीं चाहते, ना स्पेसिफिक प्रपोजल के अगेंस्ट वोट देना चाहते हैं, ना ही उसके इन फेवर रिपोर्ट देना वोट देना चाहते हैं। तो इस तरह से फेज 7 के अंदर वोटिंग होती है, और फिर फेज 8 के अंदर फाइनलाइजेशन होती है, मतलब कि देखा जाता है कि कितने वोट्स वगैरह दिए गए हैं। तो अगर तो अगेंस्ट वोट्स ज्यादा आते हैं, मतलब कि अगेंस्ट या अब्सटेन वोट ज्यादा होते हैं, तो फिर वो जो सा प्रपोजल होता है वो वापस स्टेप नंबर 0 के ऊपर चला जाता है, दोबारा से इसके ऊपर रिव्यू वगैरह किया जाता है, दोबारा से एक नया प्रपोजल जो है वो दिया जाता है। और अगर उसके ऊपर वोट ज्यादा आते हैं, कि इन फेवर के उसके वोट ज्यादा आते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है ये जो सा स्पेसिफिक प्रपोजल है इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर फेज 9 के अंदर उसकी जो सी इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना इजी भी नहीं है कि बस जिस शख्स का दिल चाहे वो जो भी चेंजेस करना चाहे वो यहाँ पर आके चेंजेस कर ले। और ऊपर स्टेप थ्रू स्टेप से गुजरना पड़ता है, काफी ज्यादा रिव्यूज वगैरह होते हैं टीम मेंबर्स की तरफ से और कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है कि काफी डिटेल एक लेके चलते हैं ये लोग, काफी डिटेल तरीके से काम करते हैं, फिर जो भी चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसको एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगेन ये भी एक काफी अच्छा साइन था इस प्रोजेक्ट की तरफ से, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और इसके अलावा जैसा ये टोकन है, अगेन एक पॉइंट टोकन, ये जितनी भी युगा लैब्स की प्ले टू अर्न गेम्स हैं, कि जिसके अंदर सबसे पहले जो सी गेम है वो है अदर साइड, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और जितने भी इनके ये एनएफटी के होल्डर्स हैं, मतलब कि बोर्डे बियाज क्लब के होल्डर्स और इसके अलावा म्यूटेंट बियाज क्लब के होल्डर्स, वो इस गेम को अभी से खेलना शुरू कर सकते हैं। तो इस गेम के अंदर भी जो सी मेन क्रिप्टो करेंसी है वो है एक पॉइंट टोकन की क्रिप्टो करेंसी। उसके अलावा जो सी नेक्स्ट इनकी गेम आएगी, कि जिसके बारे में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि टुकी डैश के नाम से इनकी नेक्स्ट गेम आने वाली है, P2E गेम। तो जब ये गेम लॉन्च होगी तो उसके अंदर भी जो मेन क्रिप्टो करेंसी होगी वो एप्पल टोकन की क्रिप्टो करेंसी होगी। तो अगेन ये जो सा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये मेनली डिपेंड कर रहा है बोर्डे ब्याज क्लब की जो सी एनएफटी कलेक्शंस हैं, मतलब कि युगा लैब्स इस कंपनी के ऊपर। और जब तक ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को ऑन करती है, जब तक कि हम लोग देखेंगे इनकी पार्टनरशिप चलती रहेगी, तब तक ये जो सा टोकन है ये काफी अच्छा परफॉर्म हम लोगों को करता हुआ दिखाई देता रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया है कि युगा लैब भी एक कम्युनिटी मेंबर है इस प्रोजेक्ट का, और डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट को वो ऑन नहीं कर रहे हैं। तो अगेन इनकी पार्टनरशिप हुई है, और इस पार्टनरशिप के तहत हम लोगों ने ये देखा है कि एक कॉइन टोकन जो है वो मेन क्रिप्टो करेंसी के तौर पे काम कर रहा है युगा लैब्स के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो अगर तो ये पार्टनरशिप अगेन चलती रहती है तो फिर इस टोकन की हाइप रहेगी, और अगर इस टोकन की हाइप रहेगी तो ये गेन हम लोगों को काफी अच्छा रन दिखाता हुआ नजर आता रहेगा। तो बस इस चीज के ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी है कि कब इनकी जो सी पार्टनरशिप है वो खत्म होती है या नहीं होती है। और अगर इनकी जो सी पार्टनरशिप है ये खत्म हो जाती है, मतलब कि युगा लैब्स की और एक फाउंडेशन की पार्टनरशिप अगर खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग इनके टोकन की प्राइस को काफी ज्यादा डंप होता हुआ देख सकते हैं, कि जिसके चांसेस काफी कम नजर आते हैं, क्योंकि एक काफी डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का आपस में। और ऑफ कोर्स बॉडी ब्याज क्लब के जो होल्डर्स हैं, एनएफटी के होल्डर्स, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो देने ही है। तो वो जो से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं वो सो फार इनके ये जो टोकन है एक पॉइंट टोकन उसकी शक्ल के अंदर दिए जा रहे हैं। तो ये है ओवरऑल प्रोजेक्ट। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले इसके टोकनोमिक्स के ऊपर, तो एक पॉइंट टोकन की टोटल जो सी सप्लाई है वो है 1 बिलियन टोकन, और ये इतनी ही सप्लाई रहेगी, ना इससे कम होगी ना ही इससे ज्यादा होगी। और 1 बिलियन टोकन में से सो फार तकरीबन 368 मिलियन टोकन जो है वो सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। तो टोटल तकरीबन 37% की सप्लाई बनती है, जो कि अभी तक सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है। और अभी भी काफी बड़ा हिस्सा, मतलब कि तकरीबन 63% ऑफ द टोटल सप्लाई सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर ऐड होना बाकी है। तो वो किस तरह से ऐड होगी उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर अपने टोकनोमिक्स के बारे में गाइड किया हुआ है, कि किस तरह से इन्होंने टोकनोमिक्स को डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल 62% जो से इनके टोकनोमिक्स हैं वो इकोसिस्टम के फंड्स के लिए मौजूद है, जो कि लोग हैं काफी ज्यादा। किस तरह से लोग हैं, किस तरह से उन्होंने बताया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 150 मिलियन टोकन जो हैं वो बोर्ड एवियाज क्लब और म्यूटेंट एवियाज क्लब के जितने भी होल्डर्स थे उनके लिए थे, मतलब कि उनको फ्री एयर ड्रॉप किया गया था। और इसके अलावा तकरीबन 470 मिलियन टोकन जो हैं वो ड्राउ ट्रेजरी के अंदर जाएंगे, और टोटल तकरीबन 48
मंथ्स के अंदर ये जितने भी टोकन्स हैं, मतलब कि 470 मिलियन टोकन, ये 48 मंथ्स के तक जो है ओवरऑल अनलॉक हो जाएंगे। तो एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो हर महीने के अंदर ऐड होता है इनकी टोटल सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर। फिर इसके अलावा 16% युगा लैब्स जो कंपनी है उसके लिए, और चैरिटी जो कि ये लोग करते हैं। तो अगेन ये भी काफी अच्छा साइन है कि इस प्रोजेक्ट की तरफ से काफी ज्यादा चैरिटी हर महीने की जाती है। किस तरह से की जाती है इसके बारे में अगेन इन्होंने यहाँ पर बताया। टोटल जो सी 60% सप्लाई है उसमें से तकरीबन 150 मिलियन जो कि 36 महीनों के अंदर जो सी है वो अनलॉक होगी, और हर महीने के अंदर तकरीबन 4.16 मिलियन टोकन जो से हैं वो अनलॉक हुआ करेंगे युगा लैब्स के लिए भी। और फिर इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि तकरीबन 277,000 टोकन जिनसे हैं वो हर महीने के अंदर, मतलब कि ओवरऑल 36 महीने के अंदर उन्होंने टोटल ये कंप्लीट करना है। तो हर महीने के अंदर 277,000 जो से टोकन बनते हैं, एक पर टोकन वो चैरिटी के अंदर दिए जाते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ से। फिर आगे 14% जो से है वो लॉन्च कंट्रीब्यूटर्स, मतलब कि जितने भी इनके कम्युनिटी मेंबर्स हैं अगर वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है, तो वो फिर इनका जो है ये लॉन्च कंट्रीब्यूटर है इसको यूज कर सकते हैं, और फिर इसके जरिए से भी वो लोग फंडिंग वगैरह हासिल कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा 8% बोर्ड एबियाज क्लब के जितने फाउंडर्स हैं, मतलब के मेन टीम मेंबर्स ऑफ युगा लैब, उनको भी 8% जो साइज है वो दिया गया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक काफी अच्छे तरीके से जो से भी इनके टोकनोमिक्स है उनको एक काफी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। और अगेन काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो हर महीने के अंदर ऐड होता है यहाँ पे एक टोकन की टोटल सप्लाई के अंदर। तो क्योंकि एक काफी बड़ा हिस्सा हर महीने ऐड होता है इसके अंदर, तो इसकी वजह से हम लोग ये देखते हैं कि हर महीने बहुत अच्छा पंप तो ये टोकन नहीं दिखाता है, और थोड़ी बहुत इसकी जो सी प्राइसेस है वो नीचे जाती रहती है। तो अभी भी एक काफी बड़ी सप्लाई के ओवरऑल सप्लाई के अंदर ऐड होना बाकी है। तो हम लोग देखेंगे कि वक्त के साथ साथ अगर तो इसका यूज केस काफी ज्यादा नहीं बढ़ता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये देखेंगे इनका जो सा टोकन है उसकी जो सी प्राइसेस है वो थोड़ा बहुत डंप होती हुई भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस टोकन ने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था तकरीबन $23 के करीब, जो कि लास्ट ईयर के अंदर इसने बनाया था, और 2021 के एंड में ये जो सब टोकन है ये लॉन्च हुआ था ओवरऑल। तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ये काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, और अगर इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाती है तो तकरीबन ये 6x तक का जो सा प्रॉफिट है वो आप लोगों को जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगेन इसके अंदर अभी काफी ज्यादा टाइम बाकी है कि इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाएगी। मैक्सिमम चांसेस अभी यही है कि क्योंकि इनकी सर्कुलेशन सप्लाई हर महीने काफी ज्यादा ऐड होती रहेगी इसकी सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि इसकी जो सी प्राइसेस है वो हम लोग को ये जो सी करंट प्राइस रेंज चल रही है $3.5 से लेके $4.5 या मैक्सिमम $5 का लेवल, इसी के दरम्यान में मोस्ट प्रोबेबली ही हम लोग को ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, करंटली आप देखें कि ये ट्रेड हुआ है $4.2 के ऊपर जब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और लास्ट जो साइज के ऊपर सपोर्ट है वो मैंने गाया था वो था तकरीबन $4.37 के ऊपर, जिसको इसने तोड़ दिया, और करंटली ये इस लेवल से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर लीजिए तो करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे एक पर टोकन का वो बनेगा तकरीबन $4.2 के ऊपर, और करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $4.1 के ऊपर। और इसके अलावा बाकी के जो से सपोर्ट लेवल्स बनेंगे वो सारे के सारे ये वाले लेवल्स बनेंगे, और अगर एक पर टोकन की प्राइस इस लेवल तक आती है तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए इसकी प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइंस को आप लोग को ऑन करके दिखाता चलूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंटली ये तमाम एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे चल रहा है, और इसकी 50 और 20 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $4.22 से लेकर तकरीबन $4.24 के ऊपर। और ये वाला जो लेवल है ये एज अ मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एक पॉइंट टोकन के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली $4.23 से हम लोग इसकी प्राइस को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो नीचे की तरफ बाउंस बैक करती है तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे एक पॉइंट टोकन के ऊपर, वो बनेगा तकरीबन $4.15 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $4.3 के ऊपर। और इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है तो उसके बारे में मैंने आप लोग गाइड कर दिया कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये मेनली युगा लैब्स के एनएफटीज की जितनी भी कलेक्शंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर तो इनकी पार्टनरशिप चलती रहती है तो ऑफकोर्स इसका जो सा यूज केस है वो बढ़ता जाएगा, और इसकी जितना यूज केस बढ़ता जाएगा इनके टोकन की प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन अगर इनकी जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है तो ये एक काफी बुरा साइन होगा एक टोकन के लिए, और फिर इसकी प्राइसेस को हम लोग डंप होता हुआ देख सकते हैं। तो बस आप लोगों ने इसके ऊपर नजर रखनी है, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो अगर तो इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को $3 की रेंज के अंदर मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर
अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर अगले 2 से 3 साल के अंदर आप लोग अपना ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे एपकॉइन टोकन के ऊपर से। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन ने अगेन एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का रन दिखाया था। पहले हम लोग देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा साइड बाय साइड रन दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या रीज़न बनी थी वो सर मुकद्दस ने आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर गाइड कर दिया था। और फिर उसके बाद इसकी प्राइस से बहुत ज़बरदस्त किस्म का रन दिखाया और $30,500 के लेवल को उसने ऐसा मेरे रेजिस्टेंस के तौर पर टेस्ट किया और वहां से अब इसकी वैल्यू नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रही है। तो क्या ये एक बुल ट्रैप है या ये बुल रन स्टार्ट होने का इंडिकेटर है? तो बुल रन स्टार्ट कब होगा उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी नजर रखनी है। जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी 2 कैंडल्स $30,000 से अबव एक काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद नहीं करता है, तब तक हम लोग बुल स्टार्ट होने का जो सा इंडिकेटर है उसको कंप्लीट होता हुआ नहीं देख रहे हैं। तो तब तक चांसेस यही है कि हम लोग बिटकॉइन की प्राइस को डंप होता हुआ भी देख सकते हैं। बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से $28,000 या $27,000 के लेवल तक आ सकती हैं। इन चांसेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेनली यही है कि जब तक बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर $30,000 से अबव अपनी 2 कैंडल्स बंद नहीं करेगा, तब तक हम लोग ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये बुल मार्केट स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा क्या ये बुल ट्रैप है या नहीं है, उसकी कंफर्मेशन कब होगी? उसकी कंफर्मेशन तब होगी कि अगर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अपना एक मेन रेजिस्टेंस लेवल जो इसने तोड़ा था तकरीबन $28,500 से लेके $28,700 तक का लेवल, अगर तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो वापस $28,700 या $28,500 से नीचे आ जाती है, तो फिर हम लोग ये इस बात को कंफर्म कर देंगे कि ये बुल ट्रैप था और फिर दोबारा से बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस है वो आप लोगों को डंप होती हुई 27,000 या $26,000 के लेवल तक भी दिखाई दे सकती हैं। तो ये 2 चीज़ें बस आप लोगों ने माइंड के अंदर रखनी है कि किस तरह से बुल रन स्टार्ट होने की कंफर्मेशन होगी और किस तरह से ये चीज़ कंफर्म होगी कि ये जो करंट ग्रीन रन दिखाया है बिटकॉइन ने ये एक बुल ट्रैप था। और इसके अलावा जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है बिटकॉइन का, अगर वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा बिटकॉइन का वो बनेगा तकरीबन $29,400 से लेकर $29,500 तक का लेवल। वो करंट जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन का वो है तकरीबन $30,500 के लेवल के ऊपर। और इसके अलावा आज एक मेन दिन भी है, कल के दिन सर मुकद्दस से भी इसके बारे में आप लोगों को गाइड किया था कि आज एक मेन रिपोर्ट आ रही है कि जहाँ पे यूएस के अंदर नई इन्फ्लेशन रेट्स आने हैं। तो जो से फोरकास्टेड नंबर है वो है 5.2 और जो से प्रीवियस नंबर थे वो थे 6। तो अगर तो जो से फोरकास्टेड नंबर मतलब कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नंबर आते हैं मतलब कि 5.2, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस है वो हम लोग को काफी अच्छा रन दिखाती हुई नजर आएंगी और फिर आप लोग एक दफा दोबारा से बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $30,500 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर तो ये जो से नंबर्स है ये 5.2 से ज्यादा आते हैं मतलब कि 5.5 या 5.6, तो फिर थोड़ा बहुत बुरा साइन होगा और बिटकॉइन की जो सी प्राइसेस है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत रेड रन दिखाती हुई नजर आएंगी, मतलब कि ज्यादा रेड रन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम लोग और मोस्टली $29,500 या $29,000 के लेवल तक भी आप लोग बिटकॉइन की प्राइस को आता हुआ देखेंगे। तो ये जो सी रिपोर्ट आनी है कि पाकिस्तानी टाइम तकरीबन 5:30 बजे आनी है आज के दिन के अंदर और सर मुकद्दस मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में आप लोगों को अपनी वीडियो के अंदर गाइड करेंगे और फिर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग इस मेन न्यूज थे जो कि आज के दिन के अंदर होनी है और मेन जो से इवेंट्स होने हैं आज के दिन के अंदर उसके बारे में मुकम्मल अप टू डेट रहे। इसके अलावा ये थी मेरी आज की वीडियो, मेनली मैंने आप लोगों को एक टोकन के बारे में गाइड करना था कि ये क्या है। तो कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।